हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम को अभी 6 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली बचे हुए हैं, जिसके अंदर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। जो प्लान कर रहे हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करे, तो ये एकदम सही टाइम होगा उनके लिए कि अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर दे। अदरवाइज जैसी नोटिफिकेशन आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप ये पेपर क्रैक कर पाओगे। बहुत कम पॉसिबिलिटी है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है कि आप बस मजे मजे में आपने भर दिया और आपको लगता है कि 3-4 महीने में मैं अच्छे से तैयारी कर लूंगा। तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपको जैसा पता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्जाम्स में कंडक्ट किए होते हैं ऑन द सेम डे, है ना। सिविल सर्विसेज की बात करूं तो सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम आपके पास हार्डली अब 4 मंथ्स बचे हैं। जो आपके कोर एरियाज हैं प्लस जो आपके वीक एरियाज हैं और आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। दोनों पर ही, इन दोनों एरियाज पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन 4 महीनों में आपके जो शॉर्ट नोट्स है वही आपको काम आएंगे। जो आपके वीक एरियाज हैं, चाहे वो सीएपीएफ का बच्चा हो, चाहे वो सीएससी का बच्चा हो, चाहे वो सीडीएस का बच्चा हो, चाहे वो एफकेट का बच्चा हो, उनके लिए यही मेरी एडवाइस है कि आपके जो वीक एरियाज है और जो कोर एरियाज हैं, उन दोनों पर ही मेजर फोकस करके चले। कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में जो आपके वीक एरियाज हैं उनमें से ही कुछ आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो बी प्रिपेयर। ओके, नाउ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम का जो पेपर 2 है उसे अटेम्प्ट कैसे करना है। हाउ टू अटेम्प्ट सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम इन 3 आवर्स। जैसे कि 3 आवर्स का होता है, मैंने अपनी, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी यूपीएससी उन्नति पे, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर एकदम बताई हैं कि 3 आवर्स का एग्जाम होता है, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है मैक्सिमम, और कैसे आप उन चीज़ों को फॉलो करके जो मेजरली बच्चे गलती करते हैं उन्हें अवॉइड करके इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। इजीली 90+। पेपर 2 बहुत ज़्यादा, एकदम मैं कहूँगा गेम चेंजर का काम करता है। गेम चेंजर। तो उन सभी बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले वो वीडियो देखना, देन इसके बाद इस वीडियो पर आना आप, तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर आउट होंगी इसके अंदर। क्योंकि वीडियो शॉर्ट रहने वाली है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे एकदम। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा, उसमें जो पहला आपकी जो टॉपिक होंगे, पहले जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका ऐसे। आपको यहाँ पर देखो, राइट एसेज ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स ईच। मीन्स कि आपको यहाँ पर 6 टॉपिक दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इनमें से आपको कोई 4 करने होंगे। 80 मार्क्स मीन्स 20 ईच हो गया। ये होंगे आपके टॉपिक। अब टॉपिक पे इस पे लिखना क्या है, आपको जो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने देखा कि टॉपिक क्या है मेरे। अच्छा, मेरे पास डिजिटल इकोनॉमी टॉपिक है, अपॉर्चुनिटीज पूछिए, चैलेंजेस पूछे हैं, ग्लोबल पीस है, नेशनल डिफेंस बजट, ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इंग्लिश इन इंडिया, डिवेंस एंड वेरिएंस, मेरे पास ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अपनी। देन उसके बाद आना है आपको आर्गुमेंट्स पर। फॉर एंड अगेंस्ट दोनों के बारे में लिखना होता है कि फोर पे क्या है, अगेंस्ट में क्या है। जो टॉपिक होते हैं दो, उन पर देखना पहले, क्योंकि यहाँ पर तो आपको जो है चॉइस मिल जाएगी कि आपको 6 में से 4 करने हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम आर्गुमेंट्स और रिपोर्ट राइटिंग की बात करेंगे तो वहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी कि आपको करना किसके ऊपर है। वहां पर तो कंपलसरी दोनों ही लिखने होंगे आपको। आपको आर्गुमेंट्स पे भी करना होगा और आपको अपना रिपोर्ट राइटिंग पे भी दोनों चीजें लिखनी होंगी। तो इसका टॉपिक आप पहले देखिए। अच्छा, मेरे पास आर्गुमेंट्स में क्या है, क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम। सेकंड क्या है, हाउस वर्क इज अनपेड लेबर। हाउस वर्क इज अनपेड लेबर। देन रिपोर्ट राइटिंग देखिए, बॉर्डर टर्नआउट इन इलेक्शन, रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर ऑफ विक्टिम्स। मैं अब आपको पहले ये बता रहा हूँ कि टॉपिक्स आपको कैसे देखने हैं, सोचना बाद में है। अब सोचना कैसे है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, अगर आपको हिट कर जाए सारी चीजें, जैसे मैं बताऊँ, जैसे आपको कुछ भी चीज है आपने पढ़ा, डिजिटल इकोनॉमी आपने देखा, आपको हिट करी, अरे डिजिटल इकोनॉमी के बारे में तो मुझे इन्फॉर्मेशन पता है कि मेरे पास तो यूपीआई है, ये डिजिटल इकोनॉमी है। ई रूपी, ई रूपी, ई रूपी के बारे में, ये भी डिजिटल इकोनॉमी है। अच्छा, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में और क्या क्या चीजें हैं,
सेबी के रेगुलेशंस की रिपोर्ट भी आई थी, सेबी रेगुलेशंस रिपोर्ट आई थी, ये भी गवर्नमेंट रिपोर्ट है। ऐसे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेने होंगे कि ये तो डिजिटल इकोनॉमी हो गई। हालांकि मैं अभी आगे और बताऊंगा आपको लिखना कैसे है, पर उससे पहले आपको जो ओवरव्यू है ना एग्जाम का, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपको करना ये है, शुरू के जो 2 या 3 मिनट है वो आपको बस अपने पेपर को देने हैं ओवरव्यू में। देन आप देखेंगे अच्छा ये तो प्रिसाइज राइटिंग ऐसे, आप स्किप करिए, जल्दी बढ़िए, ठीक है, अनसीन पैसेज आ गया आपका, स्किप कीजिए, जल्दी आगे बढ़िए, क्वेश्चंस भी नहीं देखने हैं यहाँ पर, सीधा आपको आना अपनी ग्रामर पे। चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस दिया आपको, दिया कि लेट द डोर बी शट। अब एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर 2 को, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो वही होनी चाहिए कि आप ग्रामर को सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। सिंस ग्रामर कंसिस्ट आपके 25 मार्क्स, 25 मार्क्स यहीं से निकलेंगे आपके, जिसमें से आपका टारगेट 20 मार्क्स तो एटलीस्ट होना चाहिए कि ग्रामर में आप 25 आउट ऑफ 20 मार्क्स इजीली लेके जाए। और कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल, अगर जिसने प्रैक्टिस की है ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे 20 मार्क्स ले जाना। आपने देखा चेंज द वॉइस, अच्छा लेट द डोर बी शट, इसका हो जाएगा शट द डोर, शट द डोर, ये भी ठीक है। प्लस आपका यहाँ पर अगर आप लिखते हैं लेट शट द डोर तो ये भी ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपनी ग्रामर करानी है। आपने पढ़ा अच्छा ये तो डायरेक्ट स्पीच दी है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन देयर, तो इसको डायरेक्ट स्पीच में करना है। टॉपिक देखिए, पीवाईक्यूज का फायदा यही होता है कि यहाँ से हमें टॉपिक का पता चलता है कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ से वॉइस पूछ रहे हैं आपसे, चेंजिंग वॉइस हो सकता है आपका, एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है, आपका स्पीच हो सकता है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, जो आपकी ये होते हैं रिराइट यूजिंग नाइदर नोर, आइदर और, है ना, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना आपके, जो कि सबके साथ एक ही यूज करे जाते हैं, वो सब आपको एक अपनी कॉपी बना लीजिए जिसमें आप सारे ग्रामर्स के जो रूल्स होते हैं इनके यूज करने के वो आप लिख पाए। तो सिंस आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आपका देता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर आता है। सीएपीएफ के एग्जाम के अंदर ये चीज ज्यादा देखी गई है, ये पूछी जाती है, चेंज इनटू द नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी कि हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, मतलब इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ओके, ऐसे ही आपका आता है इंसर्ट द प्रीपोजिशन का आपको ऑप्शन इसमें मिल जाता है, कंबाइन सेंटेंस मिलते हैं, बीच में जो कनेक्टर होता है वो लगा करके आपको करना होता है, प्रीपोजिशन भरनी होती है, आपके चेंजिंग सेंटेंस आते हैं, एडजेक्टिव इनटू एन एडवर्ब, ये सारी चीजें यहाँ से आपको करना होगा। पिछले 3-4 सालों से ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वर्ड्स दे दिए जाते हैं, ब्रिंग आउट, गिव वे, लुक इनटू, गेट अलोंग, ब्रिंग अबाउट, इन सब की प्रिपरेशन आप पीवाईक्यू से कीजिए। रिपीट होते हैं ये वर्ड्स, कुछ नहीं होता, आप सीधा पीवाईक्यूज खोलिए अपने, वहां पर जितने भी पीवाईक्यूज में अभी तक पूछे गए हैं ऐसे ऐसे वर्ड्स उनको लिखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस अच्छा बनाइए। सेंटेंस अच्छा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक नॉर्मल सा सेंटेंस बना ले आप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस आ जाते हैं उसके बाद आपके, विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस, जिसमें एरर फाइंडिंग करनी होती है, एरर फाइंडिंग, इसमें आपको एरर फाइंडिंग करनी होती है, कहाँ पर कौन सा एरर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहला काम आपका होना चाहिए अपना ग्रामर अटेम्प्ट करने का। ग्रामर के अंदर आपको हार्डली, मैं बता रहा हूँ हार्डली यानी मैक्सिमम आपको देने होंगे 20 से 25 मिनट्स, 20 से 25 मिनट्स। सिंस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कंपटीशन आपका उनसे जो इस ग्रामर के अंदर 15 से 20 मिनट लगा रहे हैं, कंपटीशन इन्हीं से है आपका। जो ग्रामर के अंदर दे रहा है अपने 30 से 40 मिनट दे रहा है ना, 45 मिनट दे रहा है, इनका कोई कंपटीशन नहीं होता, इनसे आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन ही इनसे है। अगर आप 20 से 25 मिनट दे रहे हो ना यहाँ, तो आपका कंपटीशन 15 से 20 वालों का है, इनका कंपटीशन है जो 15 से 25, बस इसके हेर फेर में है, इनका कंपटीशन होता है एग्जाम के अंदर। देन आ जाइए आप, जैसे ही आप ग्रामर अटेम्प्ट करेंगे कुछ ऐसा होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ग्रामर आपका अटेम्प्ट होगा ना, आप जाएंगे अपने ऐसे पे, अब जैसा आपने ऐसे लिखा, आपने पढ़ा डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी को आप डिफाइन कीजिए कि व्हाट इज डिजिटल इकोनॉमी, फिर इसके अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं। अपॉर्चुनिटीज आप लिखिए, इसके पहले तो अपॉर्चुनिटीज लिखने से पहले ना आप इसका थोड़ा सा पास्ट ओवरव्यू दे दीजिए कि पास्ट में डिजिटल इकोनॉमी रही क्या है। देन इसके अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताइए, इसके चैलेंजेस के बारे में बताइए, यहाँ पर पिन पॉइंट्स लिख लीजिए कि आपको क्या क्या डालना है, यूपीआई डालना है आपको, ई रूपी डालना है आपको, सेबी के रेगुलेशंस डालने हैं। डिजिटल इकोनॉमी में आपको लिखना है कि यहाँ पर आपका डॉज कॉइन आया था एक, डॉज कॉइन, इसके बारे में लिखना है आपको, है ना। आपके जो जो
डिजिटल इकोनॉमी में आपको पता होगा, आपका जो यूपीआई है ये ग्लोबली अब इन्फ्लुएंस कर रहा है। सिंगापुर, मालदीव्स, आपका मॉरिशियस, इन सभी जगह पे जो आपके नेबरिंग कंट्रीज है, नेपाल, भूटान, सब में यूपीआई अब क्या हो गया है, ऑपरेशनल हो गया है। नाइजीरिया की हेल्प भी करी थी इंडिया ने यूपीआई को प्रमोट करने के लिए, ताकि नाइजीरिया में भी एक यूपीआई का प्लेटफॉर्म आ सके। देन उसके बाद आपने देखा ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। तो आपको पता चलना चाहिए कि ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, इसका मतलब आपको बड़ा डीप मीनिंग है। एक तरफ हम बात करते हैं पीस की, और एक तरफ हम देखते हैं कि डिफेंस की तरफ जो बजट है, जो प्राइस एलोकेशन है, वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। जैसे ही आप डिफेंस बजट देखेंगे ना, आपको सिपरी की रिपोर्ट याद आएगी। यहाँ पर सिपरी की रिपोर्ट हर साल आती है। मैं अगर बात करूं तो अभी लास्ट ईयर 2024 में सिपरी ने ये बताया था कि जो अमेरिका है आपका, अमेरिका पीस की बात करता है, बट ऑन द अदर हैंड सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या करता है, ये मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है वेपन्स, एक्सपोर्ट करता है वेपन्स को मैक्सिमम। तो सिपरी की रिपोर्ट यहाँ पर आपको याद आनी चाहिए डिफेंस के अंदर, कि क्या है आपकी सिपरी की रिपोर्ट। और ये सब चीजें याद तभी आती है जब आपने पेपर वन का अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि डेटा तो वहीं से निकलेगा आपका। अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी तो डेटा वहीं से आपका निकलेगा। नेशनल डिफेंस बजट में ये होता है, और आपका आता है हर फैब में। आपका जो हमारी जो निर्मला सीतारमन जी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्या करती है, बजट निकालती हैं। तो इंडिया के बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हम जो है डिफेंस के अंदर ना सेकंड प्रायोरिटी देते हैं डिफेंस को, जिसमें हम अपना प्राइस एलोकेशन ज्यादा मैक्सिमम रखते हैं। हालांकि 2024 में डिफेंस के अंदर थोड़ी सी कटौती की गई थी 2023 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर एक वो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ऑन द अदर एंड आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपकी डिफेंस मजबूत है, अगर आपकी डिफेंस मजबूत है, आपने डिफेंस में बजट अच्छा बढ़ाया है और आपकी डिफेंस स्ट्रांग है, तो पीस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। हालांकि क्यों हो जाएगा, क्योंकि लड़ना लोग उनसे चाहते हैं जो कमजोर हैं, उनसे थोड़ी चाहते हैं। अब अब इसको समझिए आप, जिसने ये समझ ली ना, क्या जो ग्लोबल स्तर पर जो चीजें होती हैं, जिसने वो चीज समझ ली, वो अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाएगा अपने आप से। जिसका डिफेंस स्ट्रांग होगा उससे कोई क्यों लड़ेगा, नहीं लड़ेगा उससे, नो फाइट। तो पीस तो ऑलरेडी बनेगा। कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करके दिखाएंगे ना आप इसमें, मैं आपको मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, काफी अच्छा स्कोर करेंगे आप इसके अंदर, अगर ये कनेक्ट आप दिखाएंगे इसको करके। तो अटेम्प्ट ऐसे करना है आपको। आपको देखना है। अच्छा, थर्ड टॉपिक दिया है ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। इसके बारे में हो सकता है किसी को ये टॉपिक समझ में ना आए, हालांकि इसके अंदर ये बोला गया है कि जो कॉलोनियल, जो ट्राइबल लोग थे, जब कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ था, तो कॉलोनियल रूल को आप ऐसे समझिए कि अम, शहरीकरण समझिए। यहाँ पे लिखा है औपनिवेशिक शासन। इसको ऐसा समझिए जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, डच की भी कंपनीज आई थी उससे पहले। इन्होंने क्या करा ना, ब्रिटिशर्स ने, ये जंगलों में जाने लगे थे, इंडिया के जंगल्स में, और लार्ज स्केल पर कटिंग कटिंग स्टार्ट करी थी, किसकी, ट्रीज की। आपको पता होगा जो आपकी ये है चारू मजुमदार, चारू मजुमदार जी जो है, चारू मजुमदार, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। हम्म जो आपकी चारू मजुमदार है, चारू मजुमदार, इन्होंने नक्सलबारी, नक्सलबारी क्या चलाया था, मूवमेंट चलाया था एक, नक्सलबारी मूवमेंट, सुंदर नक्सलबारी मूवमेंट चलाया था। नक्सलबारी मूवमेंट जो था ना, ये एक तरीके से ट्राइबल्स के लिए ही था। ऑन द अदर हैंड और चीजें होती हैं, जैसे चिपको आंदोलन है आपका, चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बगुना जी ने, सुंदरलाल बगुना, इनका देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको पॉइंट पिन, जो पॉइंट है ना, ये पिन करेंगे, वहां पर हिट करेंगे एग्जाम में बैठते ही, अगर आपने पढ़ी है तो। उसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जिसने जियोग्राफी पढ़ी है, क्लास 11th ठीक से पढ़ी हुई है, क्लास 11th की जिसने ठीक से जियोग्राफी पढ़ी है, उसके लिए ये टॉपिक काफी इजी होने वाला है। क्योंकि ना उसके अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में एक एक डिटेल दी गई है, कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते क्या है, कहाँ होते हैं,
कहाँ देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो आप लिख दो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते क्या है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो सभी रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि अपनी जो लीव्स होती हैं कभी शेड नहीं करते, जो रिसीव करते हैं एनुअली 200 सेंटीमीटर रेन, वो होते हैं। ये कहाँ देखने को मिलते हैं? पहले ये लिखिए आप। ये देखने को मिलते हैं आपको वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पर। ये देखने को मिलते हैं आपको नॉर्थ ईस्टर्न के हिमालयाज पर। ऐसी जगहों पर ये देखने को मिलते हैं। इनका कोई टाइम नहीं होता। नो टाइम टू शेड देयर लीव्स, टू शेड देयर लीव्स। सदाबहार ये क्या होते हैं? सदाबहार ये होते हैं हरे भरे। इसको आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि दो पार्टों में भी बांटा हुआ है। एक होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक होते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। समझ रहे हैं आप? तो आपको ये भी चीज याद रखनी है। देन आता है आपका इंग्लिश इन इंडिया डिविएंस एंड वेरिएंस। हालांकि इंपोर्टेंस के बारे में इसमें लिख रहे हैं ना आप, तो इसमें ये भी लिखेंगे कि यहाँ से आपको मिलता क्या है। जैसे यहाँ से आपको इबोनी मिलती है, यहाँ से आपको रेड सैंडलवुड मिलता है जो कि कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। यहाँ से आपको मैगोनी मिलती है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है कि ये सब चीजें मिलती है, इनका यूज कहाँ होता है। एनसीईआरटी जिसने पढ़ी होगी उसके लिए टॉपिक बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कुछ भी नहीं होगा। बहुत इजी टॉपिक। इंग्लिश इन इंडिया डिफेंस एंड वेरिएंस छोड़ भी सकते हैं इस टॉपिक को, अदरवाइज जिसे आता है, जिसे समझ में आती है ना चीजें, वो इसको भी अटेम्प्ट करेगा। 6 हैं, 6 में से आपको 4 करने हैं। मैं कह रहा हूँ यार क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? जहाँ जहाँ आपको पॉइंट आ रही है ना, आपके पास मैक्सिमम पॉइंट निकल रहे हैं, उनको अटेम्प्ट करना है। डिजिटल इकोनॉमी सब कर लेंगे, ग्लोबल पीस कर लेंगे आप, ट्रैवल रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल ईजी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेरी इजी। देन आपका आ जाता है ट्रैवल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बड़ा इजी है। क्या इजी है इसमें? आपको पता है ट्रैवल्स के लिए अभी क्या क्या हो रहा है? एकलव्य स्कूल मॉडल, एकलव्य स्कूल मॉडल जो है ट्रैवल्स के लिए है। ये ट्रैवल्स को ऊपर उठाने के लिए, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं ना, ट्राइबल कल्चरों को भी बिना इन्फ्लुएंस किए, विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द ट्राइबल कल्चर, हमारी गवर्नमेंट एकलव्य स्कूल मॉडल लेके आई है जो कि ट्राइबल्स को आगे देगा। ट्राइबल्स के लिए, एसटी के लिए जो आपकी होती है रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। आप लिखो मैक्सिमम ट्राइब्स जो बेल्ट है मैक्सिमम, वो कहाँ देखने को मिलती है? मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन। देन आप लिख सकते हैं इसके अंदर जो इनकी जो चैलेंजेस है वो क्या क्या होते हैं। जैसे लैंग्वेज चैलेंज होता है, ठीक है, और इनका क्या होता है लैंग्वेज चैलेंज, लैंग्वेज से रिलेटेड इनका चैलेंज है। थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी के बारे में और घुसाऊं तो मैं इसमें सिक्स्थ स्केड्यूल भी आ सकता है। सिक्स्थ स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल, ये सारी चीजें। मैं कोई ये वीडियो ऐसे नहीं बनाता कि पहले मैं चीजें प्रिपेयर करके आता हूँ फिर आपको बताता हूँ, नहीं। जो चीजें मैं भी आपके साथ साथ वो चीजें निकालता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। अटेम्प्ट करने का तरीका वही है, सबसे पहले आपने डिफाइन करी, देन आपने उसका थोड़ा सा पास्ट सिनेरियो बताया, अगर है तो, नहीं है तो सीधा लिखिए चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज, देन अपने व्यूज डालिए थर्ड पैरा में। फोर्थ पैरा में गवर्नमेंट के व्यूज दिखाइए, गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है। देन फिफ्थ में आपको कंक्लूड कर दीजिए उसको, खत्म। 3 ही शीट मिलती है, 300 वर्ड लिखे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी के लिए। देन आ जाता है आपका राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम। पहले डिफाइन करिए क्लासिकल लिटरेचर होती क्या है वो चीज, उसके बाद आप 5 पॉइंट लिखिए। 5 पॉइंट नहीं लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, 5 फोर में लिख दीजिए, 5 अगेंस्ट में लिख दीजिए। एक आधा ऊपर नीचे होगा तो वो भी चलेगा। हाउस वर्क इज अनपेड लेबर, इसके बारे में आप फोर पहले इसको डिफाइन कीजिए। देन डिफाइन इसको ऐसे करेंगे, हाउस वर्क इज अनपेड लेबर का मीनिंग क्या है, ये रेफर क्या कर रहा है? ये रेफर ये कर रहा है कि जो घर में महिलाएं हैं जो घर का काम कर रही हैं, क्या वो अनपेड लेबर है? क्या वो है अनपेड लेबर? अब इसके अंदर ना थोड़ा सा एथिकल और मॉरली आपको सोचना होगा, तब इसके पॉइंट्स निकलेंगे इस टॉपिक कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ओके। देन आ जाता है आपका वोटर टर्नआउट इन इलेक्शन। ये 2024 में इसलिए बोला आया था टॉपिक क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। ये करंट का मैं कहूंगा, ऐसे करंट का टॉपिक था ये। जैसे कि मैंने बताया था रिपोर्ट राइटिंग दो होती है, एक होती है आपकी इंसिडेंटल और एक होती है इशू बेस्ड। इशू बेस्ड तो ये इंसिडेंटल ही कहूंगा, इंसिडेंट ही था। वोटर टर्नआउट बढ़ गया था एकदम, अच्छा देखने को मिला था। नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट पर स्पेसिफिकली अच्छा देखने को मिला था। हालांकि जो अपनी नॉर्दर्न बेल्ट है ना, वोटर टर्नआउट ना अभी 2024 में जो था, इसके बारे में बताऊं तो मैं आपको, जो अपनी नॉर्थर्न बेल्ट थी, नॉर्दर्न
इसमें तो वोटर टर्नआउट आपको कम देखने को मिला था, बट ऑन द अदर हैंड जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न थी ना, वहां पर ये मैक्सिमम देखने को मिला था आपको, मैक्सिमम। देन आता था आपका रिहैबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स, मतलब जो वॉर विक्टिम्स है, ये टॉपिक आया था आपका। ये भी मैं करंट ही कहूंगा, क्योंकि यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा था, अफगानिस्तान ने वो सॉरी तालिबान ने जो अफगानिस्तान पर अटैक किया था कैप्चर करने के लिए, तो जो विक्टिम्स थे, वॉर के विक्टिम्स थे, उनके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए क्या चीजें हो रही थी वो लिखिए। अच्छा, आपको अगर रिपोर्ट राइटिंग के बारे में नहीं भी पता ना डेटा, तो आप इसमें अपना आप से डेटा बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट राइटिंग है। यहाँ पर कोई ये नहीं है लिखा स्पेसिफिक डेटा होना चाहिए आपके पास, नहीं। आप इसमें अपने आप से भी लिख सकते हैं। सिंस आपको लोगों एसी बनेंगे, असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें मैटर करेंगी। अगर हम असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं तो उसमें ये सारी चीजें मैटर करती हैं। देन प्रीसाइज राइटिंग होगा, उसके बाद अनसीन पैसेज। ओके, अगर कोई आपका डाउट रह जाए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी उन्नति पर अपने डाउट शेयर करना। अगर यहाँ नहीं कर सकते तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं हमें, कमेंट्स में, यूट्यूब पर ही, वीडियो के कमेंट्स में आप लिख देना अपने डाउट्स।